सोशल मीडिया आज हम सभी की लाइफ का पार्ट बन चुका है। हर दिन अलग अलग तरह के वीडियोस और पोस्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। ऐसे में हमारी नजर कुछ ऐसे पोस्ट पर पड़ी है जिसमें डायबिटीज से रिलेटेड कुछ क्लेम्स किए जा रहे हैं, जैसे मेथी का पानी पीने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, तो कहीं डायबिटीज के साइंस को बताया जा रहा है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ये नुस्खे असरदार हैं या नहीं? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं सजग फैक्ट चेक, जहां हम डायबिटीज से जुड़े कुछ स्टेटमेंट्स का सच समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और स्वागत है आप सभी का सजग फैक्ट चेक। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जसजीत सिंह वसीम, डायरेक्टर ऑफ एंड्रिकोलॉजी एंड डायबिटीज एट मेदांता मेडिसिटी, गुड़गांव। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। इसके साथ ही हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अशोक कुमार जिंगल, सीनियर डायरेक्टर एट द सेंटर फॉर डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी एट BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। हेलो डॉक्टर अशोक। थैंक यू। तो डॉक्टर अशोक एंड डॉक्टर जसजीत, आज हम बात करेंगे, हमें कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे पोस्ट मिले हैं सोशल मीडिया से जहां पर डायबिटीज से रिलेटेड कुछ क्लेम्स किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर जसजीत आपसे है। सोशल मीडिया पर हमें एक ऐसा पोस्ट मिला है जहां पर कुछ फूड आइटम्स की लिस्ट दी है और उसमें बताया गया है कि जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसको और भी ज्यादा खराब कर सकते हैं, जिसमें मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग्स है, ऑयल है, एडेड शुगर है। तो क्या सच में ये जो चीजें हैं वो टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं? तो देखिए, ये बहुत कॉमन एक मिथ है, मिस इन्फॉर्मेशन है। उसको जो भी हम क्लासिफाई करें, एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है डाइट, दूसरा होता है न्यूट्रिशन। जो वर्ड अभी प्रोपोगेट हो रहा है इस पोस्ट में या इन्फॉर्मेशन में, वो है डाइट, बट शरीर को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के इंटेग्रल जरूरी पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि ये सारी चीजों को कुल मिला के बन रही हैं। ये पहला प्रिंसिपल हो गया। नंबर 2, कभी भी न्यूट्रिशन या डाइट की बात करें तो इसमें 3 वर्ड चलते हैं: क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइमिंग। आप कितना खाते हैं, कैसा खाते हैं और किस टाइम पे खाते हैं। एंड फाइनल फैक्ट है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो वर्ड बैड को हमें अपनी डिक्शनरी से हटा देना चाहिए जब भी हम हेल्थ की बात करें। बैलेंस वर्ड को इंट्रोड्यूस करके और आज के प्रोग्राम के मीडियम से ये बैलेंस वर्ड को ही प्रोपोगेट करना चाहिए। इन सब में से जो लास्ट चीज आपने बोली, डायरेक्ट शुगर, डायरेक्ट, अगर मेरे से आप पूछेंगे कि एक चीज जिसको मैं डिसअलाउ कर सकता हूं, वो होगी डायरेक्ट शुगर। ओके। तो डॉक्टर जसजीत, ये जो क्लेम है वो आपके हिसाब से ट्रू है या फॉल्स है या फिर हाफ ट्रूथ है या मिसलीडिंग है? जरा उसके बारे में बताइए। आई वुड से मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग है। इसको करेक्ट करके सेम चीज को ट्रुथ और फैक्ट बना सकते हैं हम बाय यूजिंग द वर्ड बैलेंस। तो वही जो मिस इन्फॉर्मेशन है, अब करेक्ट इन्फॉर्मेशन बना दी आज के प्रोग्राम के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर जसजीत ने बताया, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मिसलीडिंग है। डॉक्टर जसजीत, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो उसमें क्या डिफरेंस होता है और दोनों का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? इसका बड़ा सिंपल शॉर्ट आंसर, अगर 100 लोग हम लेते हैं जिनको डायबिटीज या शुगर या मधुमेह है, उसमें से 95 to 98 होंगे टाइप 2 डायबिटीज और बाकी 2 से 5 होंगे टाइप 1 डायबिटीज। पहले हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें। टाइप 1 डायबिटीज इक्वल टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी, मतलब ये लोग शुरुआत से ही, डायग्नोसिस के टाइम से ही इंसुलिन रिक्वायर करते हैं और इंसुलिन इज इक्वल टू सर्वाइवल फॉर देम। यूजुअली ये यंगर एज पे होती है और बिना इंसुलिन ट्रीटमेंट के सर्वाइवल मुश्किल होएगा या इम्पॉसिबल होएगा। दूसरा टाइप 2, जो कॉमन डायबिटीज कहते हैं हम, जो कि मोर एल्डर एज पे होती है, एक्सेस वेट के साथ एसोसिएटेड होती है। शुरुआत में परहेज, वर्जिश, बेसिक दवाइयाँ, ये सबसे आसानी से मेंटेन होती है और लेटर ऑन
या किसी कॉम्प्लिकेशन के प्रेजेंस में इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है। एज ऑफ ऑनसेट इसमें ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर जसजीत। आपने अभी टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज में जिस तरह का अंतर होता है वो हमें और हमारी सभी दर्शकों को बताया। अब डॉक्टर अशोक, मेरा सवाल आपसे है, एक वीडियो के जरिए लोगों को डायबिटीज की कुछ साइंस बताए गए जिसमें शामिल है चोट का धीरे धीरे हील होना, इचिंग होना, स्किन का ड्राई हो जाना, स्किन पर येलो या ब्राउन स्पॉट्स का दिखना, डार्क पैची स्किन हो जाना। तो क्या सही में ये सारे साइंस डायबिटीज के होते हैं? ये जो साइंस होते हैं इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो होगा कि जिस पर डायबिटीज हो गई और एक हो गया प्री डायबिटीज। तो जो प्री डायबिटीज वाले होंगे उसमें डार्क पिगमेंटेशन होता है और वो पिगमेंटेशन होगा खास करके गर्दन के पीछे होगा या गर्दन के सामने होगा या इधर साइड्स में होगा और कई बार फेस पे यहाँ पे भी मार्क होता है। वो ये बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बन रही है पर वो काम नहीं कर रही। और ये जो प्री डायबिटीज वाली स्टेज होती है ये हर साल 10% ये लोग जो है डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज आपने कही कि कई बार मार्क्स होते हैं, कई बार स्किन टैग्स होंगे जो यहाँ गर्दन के यहाँ पे होंगे, कई बार छोटे छोटे पिगमेंटेड स्पॉट्स होंगे और कई बार जो है येलो स्पॉट्स भी हो सकते हैं। तो कई इन लोगों के अंदर डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्टेशन इसके ऊपर स्किन के ऊपर होती है। जहाँ तक सवाल है वूंड हील, डिलेड वूंड हीलिंग होगा। ड्राई स्किन जो है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि अगर शुगर अनकंट्रोल है तो आपकी स्किन ड्राई होगी। और ख़ास करके अगर अभी की बात करें तो इस मौसम में भी बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर खास करके अगर वो बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, जो है अगर शुगर बहुत अनकंट्रोल है तो बहुत ज़्यादा पानी जो है या पेशाब के रास्ते से वाटर निकल जाता है, तब भी आपको ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने कई बार ऐसा भी होगा कि कई बार कोई सिम्टम भी नहीं होगा। जैसा तो ये बात कई बार इससे कोई सिम्टम नहीं होगा, सडनली आप किसी चीज़ के लिए टेस्ट कराने जाते हैं और पता लगता है कि अरे आपको तो डायबिटीज़ है। और इसलिए डायबिटीज़ का जो वाइड स्पेक्ट्रम है, मतलब अगर ये नहीं है कि कुछ ही सिम्टम होंगे, मतलब जैसे क्लासिकल सिम्टम होते थे बहुत पहले कि पानी अधिक पीना, पेशाब अधिक जाना, भूख अधिक लगना, वजन कम हो जाना, उसके साथ साथ आपकी आंखों का चश्मे का नंबर बदलते जाना और इसके साथ साथ जो और कई तरह की जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, खास करके महिलाओं में गुप्तांगों पे खुजली हो जाएगी, पुरुषों में हो जाएगी। ये एक ऐसे लक्षण है जिनसे आप जब टेस्ट कराने जाते हैं तो पता लगता है कि आपको डायबिटीज़ है। तो ये बिल्कुल सही है जो उसमें ये वाला जो बता रहे हैं कि इस तरह से, तो कुछ इसमें थोड़ा बहुत वो हो सकता है एक्स्ट्रा, बट जिसने भी अगर दिखा रहे हैं तो वो सिम्टम सही बता रहे हैं उसके लिए। ओके, तो मतलब जो इंफॉर्मेशन वीडियो में दी गई है, पोस्ट में दी गई है, वो पूरी तरह से सही है। इस वाली की तो मैं यही कहूँगा कि ये तो ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर अशोक, क्या अगर ये साइंस, अगर कोई व्यक्ति को डायबिटीज उसकी कंट्रोल में है तब भी ये साइंस दिखते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को ऐसे साइंस है तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, डायबिटीज जैसा कि अभी डॉक्टर सिर्फ बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे कि टाइप 2 डायबिटीज 98% लोग जो है टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। जेनेटिक बैकग्राउंड होगा एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, उससे वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो जब सिम्टम्स का पता लग जाता है, अगर ये सिम्टम्स हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार जो है आपका वेट लॉस हो रहा है, तो जब आप टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है। और जब आपको ये डिफरेंट, उसके बाद क्या होता है कि ये तो सिम्टम है कई तरह के, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जो पूरे बॉडी के हर सिस्टम को इन्वॉल्व करती है। अगर हम बात करें यहाँ से हेयर से लेकर नीचे टो तक, तो इट इन्वॉल्व्स ऑल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। तो अगर स्किन में जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ड्राइनेस का है, तो उसमें यह कि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि स्किन के अंदर बड़ा रफ ड्राई हो गई, छोटा सा ब्रेक हो जाता है स्किन का, छोटा अल्सर बन जाता है और वही एक तरह से आगे चल के एक वूंड बन सकता है। दूसरी चीज़ आ गई कि जैसे अपना कोई वूंड हील नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। हमें शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल करना चाहिए, उसके रिस्क फैक्टर्स को भी करना चाहिए, किस वजह से बढ़ रही है, हमारे खान पान से बढ़ रही है, हमारी एक्सरसाइज की कमी है, या हम दवाइयाँ ही नहीं खाते प्रॉपरली,
और जो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो ख़ास करके सिम्टम से बचने के लिए एक तो ये कि पूरा आप अपना डाइट कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, डॉक्टर ने अगर आपको दवाई बोली हुई है तो वो दवाई ज़रूर खाएं, क्योंकि होता ही है कि बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं और बहुत सारा इसमें मिथ्स बहुत है। वो ये कहते हैं कि दवाई खाने से मेरा बॉडी के ऑर्गन्स पे असर पड़ जाएगा। तो इतनी जो मिथ्स है ना, इसकी वजह से अगर एक आदमी, और खास करके हम लोग कहें, जैसे आपने शुरू किया आज का पूरा चैप्टर यूनिवर्सिटी पे, तो ये सबसे ज़्यादा लोगों को अपने से डेविएट कर ले जाती है। अगर आदमी ठीक भी चल रहा है तो वो ये सब देख के अपना ट्रीटमेंट भी छोड़ देता है और देन ही गोज इनटू द प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक। अब डॉक्टर जसजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी डॉक्टर अशोक ने बताया कि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही सिम्टम्स दिखे, आपको बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो ये भी कुछ डायबिटीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या और साइंस होते हैं जो डायबिटीज के लिए हो सकते हैं, अदर इंडिकेशंस और क्या क्या हो सकते हैं? तो जब सर साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर रहे थे, सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया और वो आज के प्रोग्राम के माध्यम से सबको पता भी चलना चाहिए, रियलाइज भी करना चाहिए कि लार्ज परसेंटेज जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको कोई सिम्टम ही नहीं होता है, वो टोटली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ये तो फैक्ट हो गया। लेकिन उनके लिए हम कर क्या सकते हैं? एक हाई रिस्क स्क्रीनिंग, बड़ा सिंपल वे है जानने का, भाई किसको करा लेनी चाहिए और किसको नहीं करनी है। किसी को 1 या 2 इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में टाइप 2 डायबिटीज हो, मोटापा हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, ईटिंग हैबिट्स में प्लस माइनस हो, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, पीसीओडी, ये सब चीज़ों का अगर डायग्नोसिस हुआ हो तो ये सारी सिचुएशंस को हम हाई रिस्क सिचुएशन कहेंगे। इनको स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए क्योंकि लार्ज परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में कोई सिम्टम ही नहीं होते हैं। और एक और चीज सर ने बहुत अच्छी बोली कि एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक और प्रिवेंटिव हेल्थ चेक जरूर कराने चाहिए एटलीस्ट आफ्टर द एज ऑफ 35 इयर्स। पहले हम कहते थे 40 साल के बाद कराइए, 20 साल पहले कहते थे 50 साल के बाद कराइए, अब हम कह रहे हैं 35 साल या 30 साल के बाद आप कराइए। रीजन उसका ये है कि टाइप 2 डायबिटीज पासिंग डिकेड के साथ अर्लियर एज में शुरू हो रही है। अब अनकॉमन नहीं है कि अर्ली टीन्स में 15, 16, 18, 20 की एज में भी टाइप 2 डायबिटीज का डायग्नोसिस हो रहा है। ये पूरा फर्स्ट पार्ट कि लार्ज परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन जो था सिम्टम्स के बारे में, वर्चुअली कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो डायबिटीज के सिम्टम सर ने जैसे बोला, एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव हंगर, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आदमी खूब खा रहा है, खूब पी रहा है और वेट लॉस हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये क्लासिकल सिम्टम्स हो गए। बाकी जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है डायबिटीज के साथ, चाहे वो आईज हो, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, कोई भी ऑर्गन के कॉम्प्लिकेशन के साथ भी डायबिटीज प्रेजेंट कर सकती है। इसीलिए कोई भी किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम, सर्जिकल प्रॉब्लम से हॉस्पिटल जाते हैं, उनकी शुगर जरूर चेक होती है। और उसका बेसिस यही है कि कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, कोई भी सिम्टम हो सकता है। इसीलिए हॉस्पिटल के अंदर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हर पेशेंट की जाती है। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि जो डायबिटीज है वो आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है। एंड जैसे कि आपने बताया कि स्क्रीनिंग कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जसजीत। डॉक्टर अशोक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी डॉक्टर जसजीत ने कहा कि आपका डाइट एकदम बैलेंस होना चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हेल्दी डाइट कैसी होनी चाहिए? मतलब अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट की हम बात करें, लंच की बात करें, डिनर की बात करें, तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होनी बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि एक जो मिथ है ना, वो है डायबिटिक डाइट। ये कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है जिसमें डायबिटिक डाइट, इट्स अ बैलेंस्ड डाइट। आपको एक प्रिंसिपल है कि मुझे जो खाना खाना है उसमें 50% कार्बोहाइड्रेट्स हो,
हमें 20% प्रोटीन चाहिए, हमें 30% फैट चाहिए, क्योंकि ये वाला अगर बैलेंस खराब हो जाता है तो हमारे बॉडी के जो अंदर एंजाइम्स हैं या सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। एंड हम हर डायबिटीज को मैं ये कहता हूँ कि डे मस्ट स्टार्ट विद द गुड ब्रेकफास्ट। अब गुड ब्रेकफास्ट अभी क्या हो रहा है, देखिए कई लोगों को ये लगता है कि सुबह सुबह वो अपना जो है 10% वेट का जो है अपना फ्रूट खा ले, बहुत सारा एक इस तरह का चल रहा है। इस तरह के जो है ना ये फॉल्स मैसेज है। हमेशा अपना ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग द डे, यू हैव टेकन द मेडिसिन्स। अगर आप नहीं खाएंगे तो कई बार शुगर के लेवल्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। तो खाना क्या होना चाहिए ब्रेकफास्ट में, आप उसको ओट्स ले सकते हैं जिसके अंदर अच्छा फाइबर होगा, वो आपके जो है वेट को भी कंट्रोल करेगा, डाइजेशन को भी, स्लो डाइजेशन मतलब एब्जॉर्प्शन होगा और डाइजेशन होगा, तो जो शुगर के लेवल एकदम से बढ़ते हैं वो नहीं। इसके साथ साथ आप डिफरेंट जो है और चीज़ों को ले सकते हैं, एग्स लेते हैं कई लोग, आप एग्स को ले सकते हैं, उसके अंदर प्रोटीन होता है। आप जो है इसमें बेसन जो है एक बहुत अच्छा चीला बना सकते हैं। आप लोग कई लोग जो है अपना सादा रोटी भी खा सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि कई लोगों को जो है अपना पराठे ही खाने हैं। हम लोग उनसे कहते हैं अगर आपने खाना है तो स्टफ कर ले, पर उसमें घी का और उस तरह से उसको कम कर ले। कोई भी चीज़ जो रिफाइंड है ना उसको अवॉइड करना है। रिफाइंड आटा है, रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड इवन जो ऑयल्स के बारे में भी बहुत मिसकंसेप्ट होता है, आप एक बात करेंगे। लेकिन ये जो रिफाइंड वर्ड है ना, ये रिफाइंड राइस हो गए, इन सब में क्या होता है जब रिफाइंडनेस लाई जाती है तो उसमें से फाइबर खत्म होता है। तो नाश्ते में आप ये जो है इस तरह के सीड्स आजकल बहुत चल रहा है, आजकल देखते हैं चिया सीड्स होते हैं, डिफरेंट सीड्स होते हैं। बेसिक आइडिया यही होता है, नट्स होते हैं, तो इन सब का आप सुबह लें। और हमेशा याद रखें कि नट्स जब हम लेते हैं तो इस तरह से मुट्ठी में लेने हैं, इस तरह से नहीं लेने। तो उसमें क्या होगा, अगर आप ऐसे लेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। तो 5 से 10 बादाम हो गए या 8 बादाम हो गए, 2 अखरोट हो गए। आजकल उस पर बहुत सारा लगता है अपना जो है इस पे जो आ रहा है बहुत सारा अलसी जिसको कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। तो ब्रेकफास्ट शुड बी अच्छा होना चाहिए, सो दैट डे स्टार्ट विद द गुड ब्रेकफास्ट। देन कमिंग टू द लंच। लंच में जिसको जैसा अगर बेसिकली क्या प्लेट सिस्टम होना चाहिए, हमें ये नहीं होना चाहिए हमारे, कभी आप देखिए तो जो हमारा कंसेप्ट है कि पूरा खाना हर खाने में हम खाते हैं, और इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोन है डायबिटीज़ के, पूरी थाली भरी हुई होनी चाहिए। बल्कि उसका वो कंसेप्ट ही होगा कि उसमें आधा हिस्सा जो है आप सिर्फ उससे रखिएगा जिसके अंदर अपना सैलड्स हो या लीन थिन प्रोटीन हो बजाय हैवी प्रोटीन्स के। इसके अलावा आप अगर राइस भी लेना चाहते हैं तो इस तरह का ब्राउन राइस या मोटे वाले जो राइस होते हैं उस तरीके से कर रहे हैं। और जो चपाती आप लेते हैं उसको आजकल जो पूरा कंसेप्ट मिलेट्स का, क्योंकि ये भी माना जाता है, जैसे टाइप 1 की आप बात कर रहे थे, उसमें ऐसा मान के चलते हैं कि ग्लूटीन जो है जो व्हीट के अंदर होती है, दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द टाइप 1 डायबिटीज। तो ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे लोग अब गेहूं को कम करते हैं तो उससे भी उनको बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप ये ज्वार की रोटी खाते हैं या बाजरे की रोटी खाते हैं या बेसन की रोटी खाते हैं या अपना बीच में चावल लेते हैं, तो इनसे भी आपका जो है एक तो फिलिंग भी है और एक आपसे न्यूट्रिशन भी बहुत मिलता है। तो एक वो कंसेप्ट होना चाहिए। वेजिटेबल्स हैं, अपना योगर्ट है, ये सब चीज़ें हमेशा प्रूवन वैल्यू है, फ्रॉम पुराने ज़माने से आप देखिएगा, ये सब चीज़ें हेल्दी फूड में मानी जाती हैं। उसके बाद जो है फ्रूट्स होते हैं खाना कीजिए। उसके बाद जैसे 4 बजे शाम को अपना चाय ले ली, बिस्कुट ले सकते हैं, आप भुने हुए चने ले सकते हैं, कई बार स्प्राउट्स ले सकते हैं। और रात का जो खाना है हमेशा लेट नहीं खाना चाहिए। सोने में और रात के खाने के बीच में 2 घंटे का फर्क होना चाहिए। और हमेशा डिनर जो है थोड़ा लाइट होना चाहिए। अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम करें। और जो है इससे बहुत ज़्यादा, मैं तो एक बार कहता हूँ, एक APC जैसे अचार, पापड़ और चटनी, इसका इस्तेमाल से कम करना चाहिए, बिकॉज ये रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाएगा। एक्सेसिव सॉल्ट हो गया, एक्सेसिव ऑयल हो गया, तो ये आपके लिए, और प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं या जो अपने रेडीमेड अपने जूसेस हैं, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, नट्स, अपने मोटे अनाज का खाना, और थोड़ा थोड़ा खाना, कई बार खाना। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ नो फास्ट नो फीस्ट, स्मॉल फ्री, थोड़ा थोड़ा खाना, कई बार खाना। उससे आपका शुगर के लेवल मेंटेन रहते हैं, बहुत फ्लक्चुएशंस नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक, हमारे ऑडियंस के साथ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर जसजीत, अब मेरा सवाल आपसे है। हमें एक और वीडियो मिला जहां पे बताया गया है कि अगर
कोई व्यक्ति कम पानी पीता है या उसको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है तो उसका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो इसके दो पार्ट हैं जो आपके क्वेश्चन है। एक कम पानी पीता है, दूसरा डिहाइड्रेशन होता है। तो कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन इंस्टेंटली नहीं होता है अनलेस आप एक्सेस वाटर लूज कर रहे हैं, चाहे वो पसीने से हो रहा हो, चाहे लूज मोशंस हो रहे हो, या अगर किसी का शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसको एक्सेस यूरिनेशन होके डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये पहला पार्ट है। दूसरा, अगर किसी का शुगर ओके कंट्रोल्ड है, उनको किसी रीजन से लूज मोशंस हो गए या बहुत गर्मी में लू में चले गए और बहुत स्वेटिंग हुई, पानी कम पिया, उन लोगों में डिहाइड्रेशन होके शुगर सडनली बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो ये क्वेश्चन एक फैक्ट है कि डिहाइड्रेशन कैन लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया माने हाई ब्लड शुगर लेवल्स। तो ये फैक्ट करेक्ट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जसजीत। अब डॉक्टर अशोक, मेरा सवाल आपसे है, हमें एक और वीडियो मिला सोशल मीडिया पर जहां पर डायबिटीज कंट्रोल के लिए कुछ होम रेमेडीज बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और ओवरनाइट 1 गिलास पानी में 1 स्पून मेथी दाना डालकर ओवरनाइट छोड़ देते हैं, और अगर मॉर्निंग में उसको आप एम्प्टी स्टमक 15 दिन तक पीते हैं तो इससे आपकी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहेगी। तो क्या ऐसा करने से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है? ये हाफ ऑयल से पार्टली बाकी चीज़ों को ठीक कर सकता है। जैसे कि ऐसा माना जाता है, मेथी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसको रात को सोक करते हैं और लोग सुबह उठ के उसका पानी भी पीते हैं और उसको भी खाते हैं। ये माना जाता है कि जिसके खाने से थोड़ा सा शुगर के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो सम एक्सटेंट फास्टिंग शुगर में इससे फर्क पड़ सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि कई लोगों के अंदर इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स भी कम होते हैं, तो ये इनडायरेक्टली उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कम करने में हेल्प करेगा। और ये माना जाता है कि फेनुग्रेक या अपनी मेथी से इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सकती है। हालांकि कोई थोड़ी बहुत स्टडीज हैं, बट ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड ये नहीं है कि बिल्कुल यही खाएं और बाकी सब चीज़ें छोड़ दी जाएं। इट कुड बी वन ऑफ द फूड सप्लीमेंट। इसको ये ना माना जाए कि बाकी सब अपनी दवाइयाँ छोड़ के सिर्फ इसी पे रखेंगे तो मेरी शुगर ठीक हो जाएगी। इस तरह का अगर सोचना या मानना है तो ये गलत है। ये एक तरह का फूड सप्लीमेंट हो सकता है जो आपको इनडायरेक्टली उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकता है, आपकी शुगर के लेवल्स को टू सम एक्सटेंट, जिनके इनिशियली जैसे अब होता है ना बॉर्डर लाइन, अभी किसी की शुगर शुरू हुई है तो वो सब अपनी एक्सरसाइज भी करेगा, ये सब चीज़ें करेगा, तो शायद इसमें हेल्प मिल सकती है। पर ये कहना कि इसी से बिल्कुल सद है और बाकी सब दवाइयाँ बंद कर दी जाए, ये मानना गलत है। तो डॉक्टर, ये आपके हिसाब से हाफ ट्रूथ है? हाफ ट्रूथ। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बात करें, आपने अभी बताया था कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है, तो भी काफी हेल्पफुल रहता है। तो हम लाइफस्टाइल की अगर बात करें, लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल किस तरह की होनी चाहिए? क्या चीजें हैं जो फॉलो करनी है? क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है? ये आपको बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज हम लोग कहते हैं डायबिटीज एक जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। अगर आप अपनी जीवन शैली बदल लेंगे तो डायबिटीज आपको नहीं बदलेगी। चेंज योर लाइफस्टाइल बिफोर डायबिटीज चेंजेस यू। अब उसमें क्या होता है कि क्या चीज़ें हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि 7S याद करने चाहिए। एक S हो गया उसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आराम प्रस्त जिंदगी। दूसरा S हो गया स्ट्रेस, मानसिक तनाव जो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है लाइफस्टाइल में। तीसरा हो गया स्लीप, अगर हमारी 7 घंटे से कम नींद है वो भी हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा के हमारी शुगर को लेवल्स को बढ़ा सकती है। एक और S हो गया एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर, स्मोकिंग एंड स्पिरिट्स या अल्कोहल। तो ये जो 7 जो हमारे, मैं इनको कहता हूँ, ये जो 7 S हैं, इनको अगर हम कंट्रोल में रखेंगे तो हम अपनी डायबिटीज को होने से भी बचा सकते हैं। क्योंकि ये प्रूवन है कि जिन लोगों ने अपनी जीवन शैली बदली, जिन लोगों ने अपना 5 to 7% या 7 to 10% अगर वेट रिड्यूस किया, तो वो लोग अपनी डायबिटीज को कंट्रोल भी कर पाए, उसको थोड़े हद तक काफ़ी रेमिशन भी ले पाए। और ये भी माना जाता है स्टडीज में, अगर आप 15% अपना वेट अगर कम कर लें तो आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें दो राय नहीं है। आप अगर 50 मिनट रेगुलर व्यायाम करते हैं, चाहे एरोबिक्स करें, साथ में वेट रेसिस्टेंट एक्सरसाइज भी करें,
मेडिटेशन करें, क्योंकि कई लोग मेरे को कहते हैं जी मैं 1 घंटा योगा करता हूँ फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं आती। तो मैं उससे कहता हूँ कि जो एक्सरसाइज का विकल्प योगा नहीं हो सकता। योगिक इज ए डिफरेंट टाइप, मसल टोन के लिए है, उसके लिए, बट आप जो कैलोरीज कंज्यूम करते हैं उसके लिए आपको एरोबिक्स करनी ही पड़ेगी, चाहे आप अपना दौड़ लगाएं, पैदल चलें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, और इसके प्रूवन रिजल्ट्स भी हैं। और उसके बाद क्योंकि इंसुलिन की, ये माना जाता है कि डायबिटीज में इंसुलिन की कार्यक्षमता कम हो जाती है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, तो अगर आप वेट रेसिस्टेंट एक्सरसाइज करते हैं तो उससे मसल्स के अंदर उसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो इसमें दो राय नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, ये 50% ट्रीटमेंट का हिस्सा है। उसके बाद जो 50% है वो आपकी मेडिसिन और अपना आगे का वो सिलसिला रहता है, और प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। मेन आजकल जो जोर रहता है, डॉक्टर वसीर भी जो है काफ़ी प्रिवेंटिव मेडिसिन पे जोर देते हैं। बेसिक एम यही है कि आदमी को डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचाएं, और उसके लिए जिस माध्यम से आपने आज शुरू किया, जागरूकता लोगों में हो, लोगों को पता लगे, अवेयरनेस पता लगे, ये सबसे बड़ा मेन साधन है जो आप इस बीमारी से बचा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक। जैसे कि अभी आपने बताया कि डायबिटीज में लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर आप अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हैं तो डायबिटीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर जसजीत, अब मेरा सवाल आपसे है, क्या डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? ये तो आपने $1 ट्रिलियन क्वेश्चन पूछ लिया। पहले लास्ट में बिलियन था, अब ट्रिलियन हो गया है। तो आज के प्रोग्राम के माध्यम से हमें ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना जरूरी है कि डायबिटीज रिवर्सिबल नहीं है। एक फैक्ट इसके पीछे कि क्यों नहीं है, कि टाइप 2 डायबिटीज, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म है डायबिटीज का, एक मेजर कंट्रीब्यूशन उसमें जेनेटिक होता है, जो कि आप आज की डेट में, आगे का हमें पता नहीं, आज की डेट में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या चीज आप चेंज कर सकते हैं? अपनी जीवन शैली, जैसे सर ने भी बहुत अच्छी तरह बताया कि वेट लॉस करने से हेल्थ पे, डायबिटीज कंट्रोल पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और डायबिटीज के लिए करेक्ट वर्ड रिवर्सल नहीं है, रेमिशन। तो रिवर्सल इज नॉट अ फैक्ट, इट इज अ मिथ। रेमिशन इज द फैक्ट। और उसको अचीव कैसे कर सकते हैं? एटलीस्ट 15% वेट लॉस करने से डायबिटीज रेमिशन हो सकती है। रेमिशन का मतलब क्या है? एक, आपकी शुगर की दवाइयां बंद हो सकती हैं। दूसरा, जो शुगर के नंबर हैं, जो HbA1c, फास्टिंग PP या जो भी मॉनिटरिंग करते हैं, वो नॉर्मल में आ सकती है। लेकिन जीवन शैली टूटते ही वो शुगर लेवल सारी वापस आ जाती है। तो इसकी परमानेंसी नहीं है। ये तब तक रहेंगी जब तक लाइफस्टाइल एफर्ट्स और वेट काबू में रहेंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। रेमिशन करेक्ट वर्ड, रिवर्सल मिथ आउट ऑफ द डिक्शनरी। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी, नहीं, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा, क्योंकि सबसे बड़ा लोगों के अंदर, हर आदमी आज जो आता है ना, जैसे इन्होंने कहा, पहला क्वेश्चन होता है मेरी डायबिटीज कैसे रिवर्स हो सकती है, और वो ये नहीं जानते कि इससे जेनेटिक बैकग्राउंड होता है। उसको तो आप पेरेंट्स को नहीं बदल सकते जिनसे आपको आई, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल अगर बदलेंगे, और आई हैव सीन द पर्सन्स, मैंने पेशेंट्स को देखा मैडम कई, जिन्होंने काफ़ी अपना वेट रिड्यूस किया और काफ़ी टाइम तक वो मेरे को आके बताया, डॉक्टर साहब देखिए मेरी दवाइयाँ बंद हो गई हैं, क्योंकि मैंने अपना जो है 20 से 25 किलो वेट कम कर लिया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ। ये जो वेट लॉस भी है ना, ये सस्टेन होना चाहिए, स्लो स्टडी। और ये नहीं है कि एकदम क्विक फिक्स वाले जो फार्मूले हैं ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। लोग ये चाहें कि विद इन 3 वीक्स में मैं वेट कम कर लूँ, तो दे आर नेवर सक्सेसफुल। स्लो स्टडी, सस्टेन वेट लॉस होता है। एंड डेफिनेटली आई फुली एग्री विद डॉक्टर वसीर के ये बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं है। यू कैन। और एक जो नया कंसेप्ट, एक और मिथ होता है कि डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाती है। जड़ से कभी खत्म नहीं। डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड with the medications, with your lifestyle. It cannot be cured because it's a genetically problem. तो इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि कौन वो लोग हैं जिनमें ये रेमिशन हो सकती है। एक, जिनकी ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज या कितने साल से उनको डायबिटीज डायग्नोस हुई है, 6 साल या कम हो। दूसरा, उनमें मोटापा हो। तीसरा, कम से कम मेडिसिन चल रही हो।
और चौथा प्रेफरेबली इंसुलिन नहीं चल रही हो। तब ये यूजुअली 4 कंडीशंस हैं जिसमें चांसेस ऑफ रेमिशन आर पॉसिबल। तो 2 वर्ड्स को हमने मिथ बना दिया है, क्योर और रिवर्सल, और फैक्ट फाइनली रहेगा रेमिशन एंड कंट्रोल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक एंड डॉक्टर जसजीत। अब मेरा सवाल डॉक्टर जसजीत आपसे है। तो एक वीडियो में एक इमेज दिया गया है, उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज किन लोगों में ज्यादा होने का खतरा रहता है, उसके कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। उनमें से एक रीजन ये बताया गया है कि अगर लेडी को 9 पाउंड से ज्यादा वेट का बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा रहता है, और अगर लेडी का गर्भपात यानी कि मिसकैरेज या अबॉर्शन होता है तो भी जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क उसमें ज्यादा रहता है। तो ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है, वो किस हद तक सही है? तो ये पार्शियली करेक्ट है। रीजन जो फर्स्ट हाफ है इंफॉर्मेशन का कि 9 पाउंड बेबी, पास हिस्ट्री, लार्ज फॉर एज बेबी, चांसेस जेस्टेशनल डायबिटीज के बढ़ सकते हैं। मिसकैरेज, अबॉर्शन या बर्थ डिफेक्ट होने पर चांसेस जेस्टेशनल डायबिटीज के नहीं बढ़ते हैं। इससे एक और फैक्ट और निकलता है कि यूजुअली बच्चों में जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं वो जेस्टेशनल डायबिटीज से यूजुअली नहीं होते हैं, वो उन लोगों में ज्यादा होते हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज होती है। और बहुत बेसिक रीजन इसका ये है कि जेस्टेशनल डायबिटीज यूजुअली ऑर्गन फॉर्मेशन के बाद होती है, और किसी को प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज हो, स्पेशली वो अगर अनकंट्रोल्ड हो, तो बच्चे के जब ऑर्गन्स बन रहे हैं तो वो उस एनवायरनमेंट में बन रहे हैं जिसमें शुगर अनकंट्रोल्ड है। इसीलिए बर्थ डिफेक्ट्स ज्यादा कॉमन उस सिचुएशन में होंगे जब जेस्टेशनल डायबिटीज। तो ये वीडियो हाफ करेक्ट है, जिसमें लार्ज फॉर एज या 9 पाउंड बेबी एक रिस्क फैक्टर है जेस्टेशनल डायबिटीज का, मिसकैरेज और बर्थ डिफेक्ट्स नहीं है। बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि ये जो वीडियो में दावा किया गया है, जो क्लेम स्टेटमेंट दिया गया है, वो स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है, यानी कि हाफ ट्रूथ है। अब डॉक्टर अशोक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज होना रिस्की क्यों होता है? हाँ, ये तभी तो जैसे आपने देखा डॉक्टर वसीम ने बहुत अच्छा बताया, जो ऑर्गन्स बनते हैं फर्स्ट 12 वीक्स में होते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ऑर्गेनाइजेसिस होते हैं, डेवलप होता है ये सब। तो अगर जैसे जेस्टेशनल को हम डायग्नोस कब करते हैं, जब वो 12 वीक के बाद में, जनरली 24th वीक में टेस्ट कराने पे होता है। तो 2 वर्ड अलग अलग हैं, लेकिन डेफिनेटली जो पहले से अगर जैसे जिसकी प्रेगनेंसी कंसेप्शन के टाइम पे अगर आपकी शुगर ज़्यादा है तो आपके अंदर जो है चांसेस बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट के, स्टिल बर्थ के, फ्रीक्वेंट एबॉर्शंस के, प्री टर्म उसके होंगे, चांसेस होंगे। बिग चाइल्ड है तो सिजेरियन काफ़ी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपका वेट ज़्यादा होगा, बच्चे का सिर बड़ा होगा, जिसको कहते हैं मैक्रोसोमिया, या बिग हेड चाइल्ड होगा। और बच्चों में जो है हार्ट डिफेक्ट और जो है न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट ज़्यादा होते हैं अगर शुगर कंट्रोल में नहीं होगी। मदर के लिए भी रिस्की होता है, क्योंकि उसके अंदर उनके अंदर जो है कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो लेबर है वो भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि खाली पेट की शुगर 90 मिलीग्राम से नीचे होनी चाहिए और खाना खाने के बाद की 130 होनी चाहिए, तभी आप प्लान करें अपना जो है कंसेप्शन के लिए। क्योंकि एक बार होता क्या है कि लोगों को पता नहीं लगता, लोगों को डायबिटीज़ है वो कंट्रोल नहीं करते। और हमेशा ये देखना चाहिए कि जब मुझे अगर आज प्लान करना है तो इसीलिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके एक बार भी अगर एक बच्चे का मतलब स्टिल बर्थ हो गया या उसको कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो गए, बर्थ मतलब शुरू से ही पहले उसमें कोई डिफेक्ट्स हैं न्यूरोलॉजिकल या हार्ट के, या एबॉर्शन हो गया या प्री टर्म हो गया, तो इससे जो है पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग पे बहुत जोर दिया जाता है। अगर आपकी पहली हिस्ट्री है, ऑलरेडी एक बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई, या फ्रीक्वेंट एबॉर्शंस हो रहे हैं, या आप बच्चे की माँ मतलब माँ ही नहीं बन पा रही, गर्भवती नहीं हो पा रही हैं, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, और ये डेफिनेटली रिस्क है दोनों के लिए, द चाइल्ड, क्योंकि कई बार जब बच्चा पैदा होगा तब उसको लो शुगर हो सकती है उस समय,
बच्चा पैदा होगा उसको रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चे को बहुत सारी, इसलिए उस समय जब बच्चा जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बच्चे में ये भी कोशिश की जाती है कि उस समय कोई ना कोई न्यूनेटल एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि उस समय उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है कि लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए। तो ये रिस्की तो होता ही है, और फिर क्या होता है कि इसमें दवाइयाँ जैसे कई बार होती है ना, आपको पता ही नहीं लगता तो आप दवाई खाए जा रहे हैं, तो इसकी दवाइयाँ भी निश्चित रूप से बंद करनी पड़ती हैं, या कुछ गोलियाँ होंगी जो सेफ हैं, लेकिन हमेशा इंसुलिन पर रख के शुगर को कंट्रोल करने से बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, बच्चा भी नॉर्मल। बिल्कुल। और डॉक्टर जस्टिस, जैसे कि अभी डॉक्टर अशोक ने बताया कि डायबिटीज के टाइम पर अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको डायबिटीज होती है तो क्यों रिस्की हो सकता है। अब मैं आपसे कुछ और फैक्टर्स जानना चाहूंगी जिनसे जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। तो टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज के रिस्क फैक्टर बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट लार्ज फॉर एज या 9 पाउंड बेबी का अगर रिस्क हो, किसी को फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज हो, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी जेस्टेशनल डायबिटीज हो, एक्सेसिव वेट गेन हुआ हो, अब्डोमिनल ओबेसिटी हो, और बाकी रिस्क फैक्टर्स जो कि टाइप 2 डायबिटीज में भी सेम है, उससे जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। एक्स्ट्रा डिफरेंस हो गया पास्ट प्रेगनेंसी ऑफ लार्ज फॉर एज बेबी। बाकी टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज के सिमिलर रिस्क फैक्टर है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर जसजीत। डॉक्टर अशोक, अब मेरा सवाल आपसे है। सोशल मीडिया पर हमें एक और वीडियो मिला जिसमें बोला गया है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको डायबिटीज है तो आपको सिंपल कार्ब्स बिल्कुल ही छोड़ देने हैं, जैसे कि मैदा हो गया, व्हाइट राइस हो गया, मिश्री हो गई, चीनी हो गई। तो इस क्लेम में कितनी सच्चाई है? ये मतलब ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को खाना चाहिए, क्योंकि आप जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उससे शुगर के लेवल से एकदम से बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, ये कैसे बढ़ेंगे कई लोगों को पता ही नहीं होता, तो कई बार आप जो है पेस्ट्रीज खा लेते हैं, कई बार आप ऐसा जो प्रोसेस फूड खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये अपने जो है शुगरी ड्रिंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। इसके साथ साथ जो है फ्रूट जूसेस जो है, फ्रेश फ्रूट जूसेस तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोसेस फूड वाले लेंगे या जो ऐसे टिन फ्रूट जितने भी हैं बंद वाले जो होते हैं, तो उनसे ज़रूर प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके साथ साथ स्वीट्स और डेजर्ट जो है वो भी आपके उन सब चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि ऐसा नहीं कि अगर आपको डायबिटीज होगी तो आप कुछ नहीं खा सकते, आप लें, लेकिन उसको एक तरीके से, जैसे आप नेचुरल हैं, आप उसमें जो है अंजीर ले सकते हैं, आप उसमें जो है उसको गुड़, जैसे कई लोग लगता है कि गुड़ खा लूँगा, गुड़ से मेरा ठीक होगा, आजकल गजक है, गजक खा लूँ, ये सब चीज़ें आपकी शुगर को बढ़ाएंगी। तो आपको जो है ना इस तरीके से कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि फ्रेश फ्रूट्स में होंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स में होंगे, दूध के अंदर होंगे, योगर्ट में होंगे, और इन चीज़ों में होते हैं, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा हेल्प करते हैं, बजाय इसके कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि वो आपकी शुगर की मात्रा को बढ़ा देते हैं। और जो ये कम्प्लेक्स वाले हैं इसमें फाइबर भी होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन भी होता है। बेसिकली क्या होता है कि ये सब चीज़ें अगर ज़्यादा एकदम से शुगर बढ़ती है, उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाती है, उसके अंदर फाइबर की मात्रा भी कम होती है, तो आपकी जो है कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और शुगर के पीक्स बढ़ते हैं। और जो ये शुगर जो एकदम पीक्स बढ़ते हैं ना, वो ज़्यादा नुकसान करता है। अगर आपकी स्टेबल शुगर चल रही है तब तो जो एकदम खाने के बाद 250 पहुंच जाए, 300 पहुंच जाए, दीज आर रियली वेरी डेंजरस, क्योंकि इनकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस और बहुत सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जिसने भी कहा है मेरे ख्याल से ठीक ही है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को, स्वीट्स को, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जसजीत, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम कार्ब्स इंटेक की बात करें तो जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनका कार्ब्स इंटेक कितना होना चाहिए? क्या कोई आइडियल इसका क्वांटिटी है या कोई पैरामीटर है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज को अवॉइड करने हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ने एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे ही दिया है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिनका डाइजेशन भी स्लो होता है, उससे वो जो पीक होती है एक्चुअली प्रेगनेंसी में, ना तो 0 और प्री मील, ना तो 2 घंटे बाद वाली शुगर उतनी जरूरी है जितनी खाने के 1 घंटे बाद वाली शुगर जरूरी है।
ओके। क्योंकि जो स्टडीज की गई थी डायबिटीज मैनेजमेंट प्रेगनेंसी में, उससे ये क्लियरली बताया गया है कि जो प्रेगनेंसी आउटकम है डायबिटीज कंट्रोल के, उस पे हम मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं 1 घंटे की शुगर को भी कंट्रोल करके। फैक्ट नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, चाहे वो जेस्टेशनल हो या प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज हो, एक ही कंडीशन है जिससे डायबिटीज कंट्रोल से हम 2 जान बचा रहे हैं, 2 हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, एक मदर की और ग्रोइंग फीटस की। फैक्ट नंबर 3, प्रेगनेंसी में क्या जरूरी है कि इंटेंसिव मॉनिटरिंग, दिन में 4 से 7 बार मॉनिटरिंग और ट्रीट टू टारगेट। हर दिन एक टारगेट है, हर शुगर एक टारगेट है, क्योंकि प्रेगनेंसी आपको वो 9 महीने का टाइम देती है जिसमें आपने मदर और फीटस की हेल्थ मेंटेन करनी है। अब बैक टू आपका क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट्स, सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, बट प्रेगनेंसी में एनर्जी डिमांड चेंज हो जाती है, क्योंकि एक डेवलपिंग फीटस होता है, उसकी मदर की न्यूट्रिशन और प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर के हिसाब से वेट गेन या प्रोजेक्टेड वेट गेन या वेट लॉस के हिसाब से फाइनल कैलोरीज बनाई जाती हैं, जिसमें माइल्ड रिस्ट्रिक्शन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में रखते हैं, जैसे रिफाइंड शुगर्स, और सर ने जैसे बोला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को हम हायर क्वांटिटीज में रखते हैं, और फैट, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उस टाइम पे न्यूट्रिशन मेंटेन करना वो दोनों मदर और फीटस के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और डॉक्टर अशोक, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मतलब टोटल जो आपने पूछा कार्बोहाइड्रेट 175 ग्राम जो है टोटल पर डे अलाउ करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, बट दैट हैज आल्सो पोर्शन का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए, हमें ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज और बात, आप चूंकि आज आपने बात करी है, हमारे यहाँ डॉक्टर वसीर भी मेरे से एग्री होंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, the ladies are given those big high calories diet for them, and that causes them to gain the weight, and that's why अगर इवन आफ्टर डिलीवरी, जैसा माना जाता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज है तो डिलीवरी के टाइम के बाद में अपनी वो शुगर के लेवल कम आ जाते हैं, पर यही लोग जब इतना सारा ये इतना हाई कैलोरीज का खाना खा के उनका वेट गेन हो जाता है, तो विद इन 2 to 4 years 60% ऑफ देम दे गेट ए डायबिटीज। तो इसलिए ये नहीं कि वहीं तक सीमित है, इसके बाद के लिए भी अपने रेगुलर एक्सरसाइज और खाने पे कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर चांसेस बहुत हैं। जो नया बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर भी डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जो मदर जिसकी अभी डिलीवरी के बाद शुगर नॉर्मल आ गई, उसके भी अंदर आगे चल के अगर नहीं कंट्रोल करेंगे डाइट को, तो उसके अंदर भी डायबिटीज होने के चांसेस अधिक होंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर जसजीत। आज हमारी ऑडियंस को डायबिटीज के अराउंड जितने भी हमें क्लेम्स मिले, जो भी वीडियोस पोस्ट मिले, उनकी सच्चाई उन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।